ओके, तो इस सवाल को देखते हैं क्या कह रहा। अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मास m and area of cross section A floats in a liquid of density rho। तो देखो ये एक कंटेनर है, इसमें लिक्विड भरी हुई है और एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक इसमें क्या हो रही है, फ्लोट कर रही है ना। इस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, रो। ब्लॉक की मास m है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज ये जो एरिया है ये कितनी है, a है। इफ इट इज गिवन स्मॉल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, अगर ऊपर से हल्का सा दबा के छोड़ दिया जाए तो ये क्या होगी, ऊपर और नीचे की डायरेक्शंस में क्या होगी, ऑसिलेट करेगी, ठीक है। और इसकी टाइम पीरियड क्या है, t है, क्लियर। तो टाइम पीरियड क्या होगा, किससे रिलेटेड होगा, मास के साथ या डेंसिटी के साथ या 1/, इसको मैं पहले इरेज ही कर दूं, सबको लिख दूंगा नहीं तो या 1/, डेंसिटी के रूट के अंदर 1/, डेंसिटी के, या 1/ एरिया, इनमें से किससे रिलेट करेगा टाइम पीरियड, वो देखना है। तो पहले आपको समझना है, जब ब्लॉक फ्लोट कर रही थी, है ना, तो क्या हो रहा था, इसके ऊपर दो फोर्स लग रही थी और इक्वल फोर्स लग रही थी। मतलब यहां नीचे की डायरेक्शंस में वेट लग रहा था, है ना, अर्थ खींच रही थी ब्लॉक को, और ऊपर की डायरेक्शंस में कौन सी फोर्स लग रही थी, बायंट फोर्स लग रही थी। वाटर क्या कर रहा था, बायंट फोर्स लगा रहा था, करेक्ट। और ये इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे है। लेकिन जैसे ही प्रेस किया, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, है ना, तो ब्लॉक नीचे की तरफ थोड़ी दबेगी और उसको ऊपर कौन खींच के लाएगा, बायंट फोर्स, है ना। जैसे ही आप ऊपर से दबाओगे तो ब्लॉक नीचे की तरफ थोड़ी सी जाएगी और उसको वापस अपने डायरेक्शंस में, अपने पोजीशंस में कौन लेके आएगा, बायंट फोर्स। तो जो फोर्स ऑब्जेक्ट को वापस इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे लेके आता है उसको क्या बोलते हैं, उसको रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। तो इस केस में रीस्टोरिंग फोर्स क्या हो गया, बायंट फोर्स, ठीक है। और हमें पता है रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट टाइम डिस्प्लेसमेंट, है ना। और बायंट फोर्स क्या होगा, इंपॉर्टेंट है। बायंट फोर्स होता है जितनी वॉल्यूम लिक्विड की डिस्प्लेस हुई है इस ऑब्जेक्ट की वजह से, उसका वेट। तो समझो अगर ये वॉल्यूम v है तो हम इसको क्या लिखेंगे, a एरिया टाइम्स ये हाइट, जितनी वाटर के अंदर आई है हाइट, ये हो गई वॉल्यूम, है ना। इतनी वॉल्यूम डिस्प्लेस हुई है। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या होता है, मास। तो वाटर की मास कितनी हो गई, इतनी, और इसके ऊपर लगेगा g। ये हो गया बायंट फोर्स और ये हो गई रीस्टोरिंग फोर्स, करेक्ट। तो अब और आगे देखते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, k को m ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू a h डेंसिटी इंटू z, है ना। तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो गई, ओमेगा स्क्वायर हो गई a h डेंसिटी z अपॉन मास टाइम डिस्प्लेसमेंट, है ना, जितनी वो डिस्प्लेस हुई है, करेक्ट। तो आप देख सकते हो ओमेगा ये है तो ये हो जाएगी अंडर रूट, मैं थोड़ा और ऊपर ले लेता हूं, अरे क्या हो रहा है, एक सेकेंड, कुछ तो फंस गई। हाँ चलते हैं अभी यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, ओमेगा इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट डेंसिटी जी मास अपॉन
एक्स डिस्प्लेसमेंट, ये मास ऑब्जेक्ट की मास है, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है, डेंसिटी किसकी है, वाटर की, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस, और ये हाइट जितनी वो अंदर है, क्लियर। तो अब देखते हैं, तो ओमेगा इक्वल टू ये हो गया, तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा, इसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, 2 पाई ओमेगा एम एक्स ऑन ए एच रो जी। तो हम यहाँ देख सकते हैं टाइम पीरियड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, अंडर रूट डेंसिटी। टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट मास ऑफ द बॉडी। टाइम पीरियड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट एरिया। तो जो भी चीज है सबके अंडर रूट में है, तो यहाँ तो ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या हो गया, डी। आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस सवाल में देखो, अ केविन इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, तो ये हो गया केविन, ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जा रही है, ठीक है। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम अटैच्ड टू इट्स सीलिंग, तो यहाँ इसके सीलिंग में एक पेंडुलम लगी हुई है, ओके। समझो जब ये फ्रीली फॉल नहीं कर, फ्री फॉल कर रही है मतलब ये जी एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है ना। अगर ये जी एक्सेलरेशन से नीचे नहीं आती है उस समय टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, है ना। अगर ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आती तो टाइम पीरियड क्या होता, 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी माइनस ए। बट ये जी एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है तो क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी माइनस जी। तो क्या हो गया, 2 पाई अंडर रूट 1 बाई 0 दैट इज इंफिनिटी। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगी, इंफिनिटी। अगर ये जी एक्सेलरेशन से ऊपर जाती तो क्या होता, जी प्लस जी हो जाता, ओके। तो अभी तो क्या होगा, जी माइनस जी, दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, इंफिनिटी। तो इससे कॉन्सेप्ट क्या सीखा, कॉन्सेप्ट आपने ये सीखा कि अगर एक लिफ्ट है उसके अंदर एक पेंडुलम लगी हुई है और इस पेंडुलम की लेंथ L है, तो अगर ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगी तो इसकी टाइम पीरियड हो जाएगी 2 पाई रूट अंडर L बाय जी प्लस ए। अगर ये ही पेंडुलम है, सेम चीज है, लेंथ L है, ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगी तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगी, 2 पाई रूट अंडर L बाय जी माइनस ए, दैट्स इट। इस सवाल को देखते हैं, सवाल नंबर 38। क्या कह रहा, इफ बोथ स्प्रिंग कांस्टेंट्स K1 and K2 are increased to 4K1 and 4K2 respectively, what will be the new frequency if F was original frequency? तो हम पहले ओरिजिनल केस को देख लेते हैं, ठीक है। देखो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, K इक्वल टू यहां पे K1 प्लस K2 S, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है। तो ये हो गया, और हमें पता है K की वैल्यू क्या होती है, m ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो यहां देखो K इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, m, और ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, देखो 2 पाई टाइम्स फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो यहां हम ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं, सॉरी 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 सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई। हम इसको ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई टाइम्स फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया,
K इक्वल टू मास 4 पाई स्क्वायर फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, K इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर मास टाइम फ्रीक्वेंसी। अब यहां देखो, पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है और मास भी कांस्टेंट ही है, मास भी चेंज नहीं हो रहा। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्प्रिंग कांस्टेंट के, है ना। क्लियर हो यहां तक। तो इससे एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, K1 तो मैंने ही पहले यूज कर चुका, तो क्या हो जाएगा, KA बाई KB इक्वल टू FA स्क्वायर अपॉन FB स्क्वायर। करेक्ट, ये फॉर्मूला आ गया। अब सवाल के कंडीशंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है, दोनों को हम कितना इंक्रीज कर रहे हैं स्प्रिंग कांस्टेंट को, 4 टाइम्स। तो क्या हो जाएगा, न्यू K1 क्या हो जाएगा, 4K1 प्लस 4K2। तो ये हो जाएगा 4 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा K1 प्लस K2। K1 प्लस K2 को क्या बोलते हैं, 4K। ये हो गया 4K। करेक्ट। तो हम KA को न्यू कंसीडर करते हैं, कितनी हो गई, 4K। K भी पुराना है तो ये हो गया K। ये FA न्यू है, F स्क्वायर पुराना हो गया, K और K कैंसिल हो गया। तो कितनी हो गई, इसका 2 इक्वल टू FA अपॉन F। तो FA इक्वल टू क्या होगा, 2 टाइम्स F, यानी B हो जाएगी। इसी सवाल को थोड़ा और नेचुरल वे में करके देखते हैं। देखो, बिफोर क्या हो जाएगा, बिफोर K इक्वल टू क्या होगा, K1 प्लस K2, है ना। आफ्टर, आफ्टर मतलब कंडीशंस के बाद, K प्राइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4K1 प्लस 4K2। तो ये कितनी हो गई, 4K1 प्लस K2। तो ये हो गई 4K1 प्लस K2 को क्या बोलते हैं, K। ये हो गई 4K। क्लियर। तो अब K अपॉन K प्राइम कितनी है, K इक्वल टू हो गया K1 प्लस K2, K प्राइम इक्वल टू हो गया 4 टाइम्स K1 प्लस K2, है ना। इसको अगर हटा भी दो, ये है K प्राइम और ये है K, ये और ये कैंसिल। तो K अपॉन K प्राइम इक्वल टू क्या हो गया, 1/4। K को हम क्या बोल सकते हैं, मास टाइम्स ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू मास टाइम ओमेगा प्राइम का स्क्वायर इक्वल टू 1/4 mm कैंसिल। तो ओमेगा बाय ओमेगा प्राइम क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तो ओमेगा प्राइम क्या हो गया, 2 टाइम्स ओमेगा। और ओमेगा और फ्रीक्वेंसी सिमिलर होते हैं, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो एफ प्राइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एफ। अब आते हैं 39 पे, इसको तो पहले रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखो क्या कह रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज प्रोपोर्शनल टू। ओके, तो यहां पे नेट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, नेट स्प्रिंग कांस्टेंट इक्वल टू K इफेक्टिव। K इफेक्टिव क्या हो जाएगा, K प्लस 2K, है ना। इसलिए K इफेक्टिव कितनी मिल गई, 3K। ओके, और हमें पता है K को क्या बोलते हैं,
मास टाइम स्क्वायर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 3k। ओके, तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 3k बाय m। और ओमेगा को हम क्या बोलते हैं, 2 पाई टाइम्स लीनियर फ्रीक्वेंसी, इसका स्क्वायर हो गया, ये हो गया 3k बाय m। तो आप यहां से देख सकते हो 4 पाई स्क्वायर फ्रीक्वेंसी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गई, 3k अपॉन m। इसलिए फ्रीक्वेंसी स्क्वायर इक्वल टू 3k अपॉन 4 पाई स्क्वायर m। Therefore frequency equal to अंडर रूट 3k अपॉन 4 पाई स्क्वायर n। तो 1 बाई 2 पाई बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, 3k अपॉन n। तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गई, अंडर रूट 3k बाय m है। यस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सवाल नंबर 40 क्या कह रहा वो देखना। कह रहा है अगर मास और रेडियस एक प्लैनेट की दुगनी हो जाएगी अर्थ के, तो मान लो पहले अर्थ के केस में है ना, मास कितनी है m और रेडियस कितनी है r, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g क्या होती है, gm बाय आर स्क्वायर मैग्नीट्यूड में, है ना। अब कह रहा है प्लैनेट है एक दूसरा, है ना, वो क्या है, उसकी जो मास है, द मास एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट ट्वाइस, तो ट्वाइस हो गई और रेडियस भी ट्वाइस हो गई। तो इसकी जो g हो जाएगी, है ना, वो क्या हो जाएगी, g m की जगह 2m लिखना पड़ेगा, r की जगह 2r का होल स्क्वायर। तो कितनी हो गई, ये हो गई 2gm बाय 4r स्क्वायर, है ना, ये कैंसिल होके 2 आ गया, gm बाय 2r स्क्वायर। मतलब जो अर्थ की थी, यहां अर्थ डाल देता हूं, है ना, उसका हाफ हो गया, तो g अर्थ बाय 2 हो गया, करेक्ट। ओके, तो ये हो गया इसका g की वैल्यू। अब क्या कह रहा है, द मास एंड द रेडियस ऑफ प्लैनेट आर ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ, देन पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सेकेंड पेंडुलम ऑन दैट प्लैनेट। तो सेकेंड पेंडुलम t इक्वल टू क्या होगा, टाइम पीरियड 2 पाई रूट अंडर l बाई g होता है ना। याद रखो सेकेंड पेंडुलम की जो टाइम पीरियड होती है वो 2 सेकेंड होती है ना। ओके, और ये अर्थ पे होती है, तो ये अर्थ पे जो टाइम पीरियड है ये कुछ इस तरह से है। तो इसी तरह टाइम पीरियड इसकी कहाँ हो जाएगी, दूसरे प्लैनेट के ऊपर, वो कितनी हो जाएगी, t इक्वल टू 2 पाई, पेंडुलम की लेंथ तो कांस्टेंट रहेगी l, बट g चेंज होके क्या हो जाएगी, GE बाई 2, मतलब ऊपर चली जाएगी 2। ओके, तो इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, तो 2 पाई कैंसिल, L और L कैंसिल, और GE भी कैंसिल। तो जो टाइम पीरियड अर्थ पे है अपॉन उस प्लैनेट पे इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट और 1 बाय 2। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 into टाइम पीरियड ऑन अर्थ इक्वल टू क्या हो गई, √2, और सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होती है, 2 है। यस, इसको आराम से करते हैं 41 को। अ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग, its frequency of oscillation is f।
the spring is cut into two halves and the same mass is suspended from one of the two pieces of the spring. The frequency of oscillation of the mass will be. ओके, तो सवाल क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखो भैया, एक स्प्रिंग है, उससे एक मास लटका दे रहे हैं और ये ऑसिलेट कर रही है। जब ये ऑसिलेट कर रही है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन f है और इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट k है। अब इस स्प्रिंग को तोड़ दिया जाएगा बीच से, तो दो हाफ में, है ना। दोनों हाफ को मैं इस तरह से दिखा देता हूं। कह रहा है इन दोनों हाफ में से किसी एक हाफ में इस मास को लटका दो, है ना, सेम मास, और अगेन ये ऑसिलेट करेगी। तो जो नई फ्रीक्वेंसी है f सबस्क्रिप्ट n, है ना, वो क्या हो जाएगी? क्लियर है? ओके, तो देखते हैं क्या है। देखो, एक चीज याद रखना, जो फोर्स कांस्टेंट होता है या स्प्रिंग कांस्टेंट होती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। ओके, क्लियर हो गया? तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है अगर K1 बाय K2 है तो वो इक्वल होगी L2 बाय L1 के, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो क्या होता? K1 बाय K2 इक्वल टू L1 बाय L2, है ना। देखो, K1 L1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और K2 L2 के, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर? ओके, गुड। तो यहां ये हो गई। अब पुरान K1 को हम क्या लिख सकते हैं? मास टाइम्स ओमेगा 1 स्क्वायर। और K2 को क्या लिख सकते हैं? मास टाइम ओमेगा 2 स्क्वायर, है ना। L2 यानी जो न्यू लेंथ है वो क्या होगी? पुरानी की हाफ हो जाएगी, L1 बाय 2, और L1 तो L1 ही रहेगी। ये L1 और ये L1 हो गई कैंसिल, मास और मास भी हो गई कैंसिल। एक सेकेंड, हाँ, ऊपर चलते हैं, फिर यहां देखते हैं। ओमेगा 1 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई फ्रीक्वेंसी 1 का होल स्क्वायर। ओमेगा 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई फ्रीक्वेंसी 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ, है ना। तो यहां 2 पाई बाय f1 अपॉन 2 पाई बाय f2 इक्वल टू अंडर रूट 1/2। 2 पाई कैंसिल। तो जो f1 ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी वो क्या थी? f। जो न्यू फ्रीक्वेंसी थी वो क्या थी? fn इक्वल टू क्या हो गई? 1/√2। तो इससे न्यू फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? √2 टाइम्स ओल्डर वन फ्रीक्वेंसी। तो आंसर ये होगा, है ऑप्शन में। हाँ, यहां क्वेश्चन नंबर 42। A block of mass 0.2 kg which slides without friction on a 30-degree incline is connected to the top of the incline by a massless spring of force constant 80 न्यूटन पर मीटर। तो K देखो कितनी गिवन है? 80 न्यूटन पर मीटर। ओके, और क्या दिया हुआ है? मास कितना दिया हुआ है? 0.2 किलोग्राम। आगे क्या कह रहा है? इफ द ब्लॉक इज पुल्ड स्लाइटली फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन
व्हाट इज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। देखो क्या पूछा है, टाइम पीरियड पूछा है ना, तो टाइम पीरियड क्या होता है, टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर मास बाय स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो कुछ सोचना ही नहीं है, मैंने फॉर्मूला तो सही लिखा ना, आई होप सही लिखा है। के ऊपर फिट कर दो डेटा, आंसर आ जाएगा, बाकी किसी चीज के बारे में सोचना ही नहीं है। तो 2 यहाँ पाई हो जाएगा, मास कितनी है 0.2 और के कितनी है 80, तो यहाँ डेसिमल निकालोगे तो 10 नीचे, 2 से 400 का रूट क्या होता है 20, तो ये हो जाएगा 2 पाई 1/20, 2 से 1, 2 से 10, तो पाई/10, आंसर बी। क्लियर। तो अब क्या किया, एक कार बनाया, कार के ऊपर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को रख दिया और ये कार ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रही है, तो क्या फर्क पड़ेगा इसके टाइम पीरियड के ऊपर। पहले क्या था, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को हमने नॉर्मली रखा था और ये ब्लॉक वाइब्रेट कर रही थी और वाइब्रेशंस का टाइम पीरियड टी था, और जब कार के ऊपर रख दें और कार एक्सेलरेट कर रही है तो उसके टाइम पीरियड पे क्या इम्पैक्ट करेगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो याद रखना, जब भी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम होगी और हॉरिजॉन्टल केस होगा, है ना, तो उसमें रीस्टोरिंग फोर्स किस पे डिपेंड करती है, याद रखो रीस्टोरिंग फोर्स जो है ना, वो क्या होता है, वो होता है K इंटू एक्स, है ना। रीस्टोरिंग फोर्स एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रही है कार की, किसी भी चीज के नहीं, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के ऊपर कर रही है, इसलिए टाइम पीरियड के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। टाइम पीरियड तभी बदलेगी जब रीस्टोरिंग फोर्स चेंज होगा। इसका मतलब क्या हो गया, अगर पहले ब्लॉक के ऊपर अगर रीस्टोरिंग फोर्स समझो F लग रहा है, तो अभी भी कितनी लग रही है, F ही लग रही है ना। फोर्टी फोर वाला देखते हैं क्या कह रहा है, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशंस। तो पार्टिकल कैसी मोशन परफॉर्म कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ओके, विथ एन एम्पलीट्यूड ऑफ 2 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड कैपिटल ए से डिनोट करते हैं और कितनी दी हुई है 2 सेंटीमीटर, तो मीटर में करोगे तो क्या होगा 2 इंटू 10⁻² मीटर। When the particle is at 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजिशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू कितनी है 1 सेंटीमीटर, मीटर में क्या हो गया 1 इंटू 10⁻²। The magnitude of velocity is equal to that of acceleration। तो जो velocity की मैग्नीट्यूड है और एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड है वो सेम है। देन द टाइम पीरियड इन सेकेंड, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा अंडर रूट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा टाइम डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा और ओमेगा कैंसिल हो गई, दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो क्या आ गई ए स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2, हेंस x इक्वल टू a बाई √2। हाँ, तो ये तो यहाँ आ गई। हमें क्या कह रहा है, देन द टाइम पीरियड इन सेकेंड इज, उसे जरूरत भी नहीं थी इतनी करने की, हम तो आराम से निकाल लेते। एक गलती कर दी है, यहाँ ओमेगा स्क्वायर होता है तो ये एक ही ओमेगा कैंसिल होगा, एक ओमेगा यहाँ रहेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे ओमेगा, उफ, फिर से करना पड़ जाएगा, मैं इसको रब कर रहा हूँ, फिर से कर रहा हूँ, एक सेकेंड। ये होगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ गई, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स। तो मैं सेंटीमीटर में ही यूज कर लेता हूँ, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ए स्क्वायर क्या हो जाएगी, 2 स्क्वायर एक्स 1 स्क्वायर, और एक्स कितनी है 1, तो रूट 3 बाय 1 दैट इज रूट 3। ओके, और हमें निकालना क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा, तो 2 पाई ओमेगा की वैल्यू कितनी है, रूट 3, 2 पाई बाय रूट 3 है, या सी हो जाएगा। सवाल नंबर 45 क्या कहता है, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के वाई इक्वल टू 0। इस इक्वेशंस को क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर अनडैम्प्ड वाइब्रेशन या फ्री ऑसिलेशंस, है ना। और यहाँ के इक्वल टू क्या होगा, यहाँ के आपको पता है फ्री ऑसिलेशन के लिए इक्वेशंस क्या होता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर क्या हो गई, के हो गई, तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया, के, तो ओमेगा क्या हो जाएगा अंडर रूट के, टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा, तो ओमेगा की जगह यहाँ क्या आ जाएगा अंडर रूट के 2 पाई बाय रूट के, तो आंसर क्या, ये नहीं, ये हो जाएगी। नेक्स्ट है 46, क्या कह रहा है देखते हैं, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज रिलेटेड टू टाइम टी एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोशन विल बी। तो यहाँ देखो डिस्प्लेसमेंट का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, अगर कॉस के टर्म में लिखा जाए ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना। और हमारा सवाल में क्या दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू 0.01 कॉस पाई टी प्लस पाई बाय 4। एनालॉजी लेंगे, टी के आगे ओमेगा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ पाई है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई पाई, है ना। हमें क्या निकालना, फ्रीक्वेंसी, हमें पता है 2 पाई टाइम्स लीनियर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, पाई और पाई कैंसल, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया 1/2, और 1/2 को क्या बोलते हैं 0.5, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.5। आते हैं 47 के ऊपर और इसको रब करते हैं। A simple pendulum is made of a body which is a hollow sphere containing mercury suspended by means of a wire. If a little mercury is drained off, the period of pendulum will be। देखो बहुत ही अच्छा सवाल है, यहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम है और इस बॉब के अंदर मर्क्यूरी फिल कर रखा हुआ है ना, मर्क्यूरी है, वैसे सिल्वर होता है, मैं रेड कर देता हूँ, और ये ऑसिलेट कर रही है। जब ये ऑसिलेट कर रही है ना, तो मर्क्यूरी क्या हो रही है, यहाँ से लीक कर रही है ना, गिर रही है, ठीक है, तो मास इसका कम होता जाएगा, ठीक है। तो टाइम, वैसे टाइम पीरियड क्या होता है सिंपल पेंडुलम का, 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। अगर मर्क्यूरी लीक करेगी तो इस बॉब का क्या होगा, मास ही कम होगा ना, लेकिन मास पे तो पेंडुलम की टाइम पीरियड डिपेंड ही नहीं करती, है ना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन आप खुद ही गेस करो, चेंज होगी किसी भी तरह की, मुझे नहीं लगता। नॉर्मल, लेकिन कुछ तो चेंज होगा। अब उस चीज को समझते हैं कैसे चेंज होगा। मास पे डिपेंड तो नहीं कर रहा, लेकिन लेंथ पे तो डिपेंड कर रहा है ना। ओके,
अब देखते हैं यहाँ पर, देखो यहां है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और बॉब की जो सेंटर मास है उसकी बीच की जो लेंथ होती है उसी को एल बोलते हैं। जब मर्क्यूरी फिल्ड थी, मतलब लीक नहीं हो रहा था, उस केस में तो तुम इस तरह से ले सकते हो सेंटर ऑफ मास। लेकिन जब मर्क्यूरी क्या होगी, लीक होगी, तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास यहां रहेगा नहीं, रहेगा ना। सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। सेंटर ऑफ, अब क्या होगी, देखो मर्क्यूरी को मैं थोड़ा सा डिलीट इरेज करता हूँ, यहां से इतनी मर्क्यूरी लीक हो गई, तो सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, है ना। यहाँ सेंटर ऑफ मास नीचे आ गया तो पेंडुलम की लेंथ क्या हो गई, इतनी सी डेल्टा एल लेंथ इंक्रीज हो गई, तो न्यू लेंथ क्या हो गई, एल प्लस डेल्टा एल। तो मर्क्यूरी गिरने से सेंटर ऑफ मास क्या होगा, नीचे आएगा, फॉल करेगा, उससे पेंडुलम की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, और टाइम पीरियड इंक्रीज होती है जब पेंडुलम का लेंथ इंक्रीज होता है, इसलिए क्या होगा, इसका टाइम पीरियड इंक्रीज होगा। पूरी कॉन्सेप्ट को मैं फिर से बता देता हूं। देखो मास कम होने से पेंडुलम के टाइम पीरियड पे डायरेक्टली कोई इंपैक्ट नहीं आता, लेकिन मर्क्यूरी की मास कम होने से पेंडुलम की लेंथ इंक्रीज हो जाती है। लेंथ इंक्रीज होने से क्या होगा, पेंडुलम के टाइम पीरियड पे इफेक्ट पड़ेगा और पेंडुलम का टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। जबरदस्त कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 48, तो देखो 48 क्या कह रहा, A man measures the period of a simple pendulum inside a stationary lift and finds it to be t second। तो एक आदमी है जो लिफ्ट के अंदर खड़ा है इस तरह से, ओके, और यहां समझो एक पेंडुलम लटकी हुई है। इस पेंडुलम की जो ऑसिलेशन की टाइम पीरियड है ये आदमी मेजर करता है t। अब क्या कह रहा, इफ द लिफ्ट एक्सेलरेट्स अपवर्ड, लिफ्ट किधर जा रही, ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन कितनी है, a। इफ द लिफ्ट एक्सेलरेट्स अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन g/4, अच्छा दी हुई है, ये हो गई g/4, देन द पीरियड ऑफ द पेंडुलम विल बी। देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई रूट अंडर L/g। g इफेक्टिव होता है बेसिकली, g भी नहीं, बट यहां g इफेक्टिव क्या हो जाएगा, L/g प्लस a, और a की वैल्यू है g/4, क्योंकि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये हो गई Lg प्लस g/4, है ना। तो ये कितना हो गया, 2 पाई अंडर रूट 4L/5g, ओके। तो इसको हम अलग कर देते हैं, 2 पाई रूट L/g लिख देते हैं एक बार में, और अंडर रूट 4/5 एक बार लिख देते हैं। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि 2 पाई रूट अंडर L/g की वैल्यू कितनी होती है, पहले इसको ऊपर लेके आओ, इसकी वैल्यू है टाइम पीरियड t, है ना, यहां से देखो, और 4/5 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 की अंडर रूट क्या होती है 2, रूट 5 को रूट 5, तो 2t/√5, यानी ये हो जाएगा d। आगे चलते हैं 49 की तरफ। कह रहा, इफ द मेटल बॉब of a simple pendulum is replaced by a wooden bob, then its time period will। अब यहां कमाल की चीज है, देखो मेटल बॉब और वुडन बॉब दोनों ही यूनिफॉर्म है, तो बॉल को अगर रिप्लेस भी करोगे या प्लास्टिक से भी रिप्लेस करोगे तो सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगी, मास चेंज होगी, इसलिए यहां टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा।
ठीक है, इसमें और वो मर्क्यूरी वाले में यही डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है, देखो एक मेटल बॉब है और सेम लेंथ के पेंडुलम के साथ यहाँ पे वुडन बॉब है। दोनों की सेंटर ऑफ मास कहाँ होगी? बीच में ही होगी, है ना। तो लेंथ जो है दोनों में क्या होगा? कांस्टेंट होगा, इसलिए इसकी टाइम पीरियड चेंज नहीं होगी। टाइम पीरियड क्या होगी? सेम होगी। तो सवाल क्या कह रहा है? अ सिंपल पेंडुलम इज अटैच्ड टू द रूफ ऑफ अ लिफ्ट। तो मैं यहाँ पे एक लिफ्ट डिजाइन कर रहा हूँ, बन गई हमारी लिफ्ट, और इसके रूफ में एक सिंपल पेंडुलम लगी है। इफ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन व्हेन लिफ्ट इज स्टेशनरी इज t, तो जब कुछ नहीं मूवमेंट हो रही तो इसकी टाइम पीरियड कितनी है? t है। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस व्हेन लिफ्ट फॉल्स फ्रीली। अब लिफ्ट फॉल कर रही है फ्रीली, तो a किसके इक्वल हो गई? g, है ना। तो उस समय क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। ऐसा सवाल पहले हम टाइम पीरियड के लिए किए थे, तो टाइम पीरियड कितनी आई थी? इन्फिनिटी। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 1 अपॉन टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू 0। अगर डिटेल में करना है तो टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी माइनस ए, क्योंकि लिफ्ट नीचे आ रही है और ए की वैल्यू क्या है? जी के इक्वल। तो ये जी माइनस जी क्या हो जाएगा? 0। तो टाइम पीरियड क्या आ गई? इन्फिनिटी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 1 अपॉन इन्फिनिटी, दैट इज 0। तो ये हो जाएगी 0। अब हम देखेंगे 51, सवाल नंबर 51 क्या कह रहा है? अ पार्टिकल इज अटैच्ड टू अ वर्टिकल स्प्रिंग and is pulled down a distance 0.04 meter below its equilibrium position and is released from rest. The initial upward accelerations of the particle is 0.30 meter per second square. The period of oscillation. तो सवाल को हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। तो कह रहा एक पार्टिकल है जो कि अटैच है वर्टिकल स्प्रिंग से। तो देखो, अगर पार्टिकल वर्टिकल स्प्रिंग से अटैच नहीं है और इसकी मास कितनी है? 0 है, मासलेस स्प्रिंग होती है ना, तो ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है। क्लियर हो गई? ये इसकी नेचुरल लेंथ है। बट अगर इस स्प्रिंग के ऊपर मास आप अटैच करोगे, है ना, तो क्या होगा? स्प्रिंग के ऊपर मास के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg, और स्प्रिंग क्या होगी? इलांगेट होगी, थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाएगी, और स्ट्रेच होने के बाद कुछ यहां आके रेस्ट में आएगी। तो इसकी जो नई लेंथ होगी वो L0 प्लस L हो जाएगी। समझ में आया? तो ये है नई लेंथ, और ये जो पोजीशन है ये इसकी है इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। ये इसकी नेचुरल लेंथ है, इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहाँ पे रेस्ट है, तो जब इस तरह से ब्लॉक रेस्ट में होगा तब कह रहा है इसको नीचे खींचेंगे और थोड़ा और छोटा करेंगे, इसको थोड़ा और हम नीचे खींचेंगे, तो समझो इसको यहां से यहां खींच के लाए, इस यानी मीन पोजीशन 0 से ये कितनी दूर आ गई? एक्सटेंशन इसको बोलते हैं। x इक्वल टू कितनी होगी बताओ? 0.04 मीटर। ओके, क्योंकि यहां खींच के ला के रखे हुए हैं तो ये क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसलिए ये क्या है? एम्पलीट्यूड भी है। ओके, और यहां से छोड़ देंगे, ठीक है। एंड इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, यहां क्या है? ये
स्पीड इसकी 0 थी क्योंकि हम खींच के होल्ड करके रखे हुए थे। जैसे ही छोड़ेंगे तो इसकी क्या होगी, स्पीड अप होगी। ओके, द इनिशियल अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, जैसे ही छोड़ेंगे रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी और एक्सेलरेशन जो होगा वो कितना दिया हुआ, 0.30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहां क्या होगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, एम्पलीट्यूड पे क्या होता है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो कह रहा है टाइम पीरियड क्या होगी ऑसिलेशंस की। देखो मैक्सिमम एक्सेलरेशंस का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर टाइम्स एम्पलीट्यूड, और मैक्सिमम एक्सेलरेशंस कितनी दी हुई है, 0.30 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, और ए की वैल्यू कितनी है, 0.04। सो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगी, 0.30 अपॉन 0.04, ये डेथ कैंसिल हो जाएंगे दोनों। तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 15/2। तो ओमेगा क्या हो जाएगी यहाँ पे, √15/2। हमें पता है टाइम पीरियड क्या होता है, 2π/ओमेगा। तो यहाँ हो जाएगा 2π और 2/√15। ओके, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगी कितनी, 2 और पाई, 2π कितनी हो गई, 2 × 3.14, और 2/15 कितनी हो जाएगी, इसको हम लेट्स से यहाँ पे नहीं, इसको हम कर दें, √2 की वैल्यू होती है 1.4 और 15 होती है 5 × 3, √3 की वैल्यू होती है 1.73 और 5 की वैल्यू हम रख लेते हैं कितनी, 2.45 समथिंग, 4 तो नहीं होगा, 2.3 ही रख लो। ठीक है, तो अब करके देखते हैं। मैंने तो कैलकुलेटर पे कर दिया और वो कुछ इतना आ रहा है, 2.29। सो